इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी। आज नई औद्योगिक नीति पर हो सकता है फैसला। सीएम कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा में फिर हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 17 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों के तबादले। हिमाचल में निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी का दबदबा। 47 नगर निकायों के नतीजों में से 21 पर दर्ज की जीत। 17 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते। कुल्लू नगर परिषद में महज 1 वोट से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत। बीजेपी प्रत्याशी को 1 वोट से हराया। करनाल में महिला क्लर्क हत्याकांड में पुलिस का बड़ा प्रहार। एनकाउंटर के बाद आरोपी हुआ गिरफ्तार। केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण। वीडी सतीशन ने ली सीएम पद की शपथ। राहुल और प्रियंका गांधी भी रहे मौजूद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कैबिनेट की बैठक के साथ। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग जो है वो जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में आज जो फैसले हैं, कई अहम फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। नई औद्योगिक नीति पर बड़ा फैसला हो सकता है। जारी है बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। कैबिनेट की बैठक है। सुबह 10 बजे से कैबिनेट की बैठक जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि औद्योगिक नीति को लेकर आज इसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बड़ा फैसला सरकार ले सकती है और बैठक जारी है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। कई जो फैसले हैं इस बैठक में लिए जा सकते हैं। औद्योगिक नीति को मंजूरी प्रदान की जा सकती है इस बैठक में, यह भी उम्मीद जताई जा रही है। उसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर भी आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल को बचाने की प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है, उसके बाद हरियाणा कैबिनेट में आज बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको बढ़ाया जाए, उनका विस्तार किया जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी जो है इसको लेकर भी आज इस बैठक में फैसले हो सकते हैं। ईवी पॉलिसी को लेकर फैसला आज इसमें देखा जा सकता है। वहीं अलग अलग तरह की सब्सिडी की योजनाएं जो चल रही हैं उनको लेकर भी बैठक में फैसले हो सकते हैं। उसको लेकर भी आज प्रस्ताव फैसला ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कह रहे हैं, आपको वहां लेकर चलते हैं। तो अपने फ्रेंड से पूछ के बता तो देना देश को कि देश की आर्थिक स्थिति क्या कैसी है, हमारे देश की, और विदेश नीति क्या है। क्या इसका चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी असर दिखेगा पंजाब में? नहीं, देखो महंगाई हो गई है। पहले इलेक्शन के समय रुक गए थे, अब 3 रुपए तेल का रेट बढ़ गया, अभी और बढ़ाने वाले हैं। अभी ये सारा फेलियर गवर्नमेंट का वो खाड़ी जंग के सर पे रख के, जंग के कंधे पे रख के चलाए। बंगाल में वीडियो में भेज देता हूँ। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है पटना साहिब पहुंचे हैं, वहां से आप उन्हें सुन रहे थे। और अब दोबारा रुख करेंगे हरियाणा कैबिनेट की बैठक का, क्योंकि कैबिनेट की बैठक चल रही है। कई फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं और इन फैसलों के साथ ही कई आज निर्णय होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी उमेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी उमेश, बैठक जारी है कैबिनेट की। ईवी को लेकर आज उम्मीद जताई जा रही है कि ईवी रजिस्ट्रेशन को लेकर आज इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। और औद्योगिक नीति को क्या अब तक जानकारी सामने आई है? देखिए इस समय जो हरियाणा सचिवालय है चौथी मंजिल पर, वहाँ पर जो कैबिनेट मीटिंग है वो शुरू हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं। सीएम
नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है, कैबिनेट की मीटिंग, और करीब 26 के करीब जो एजेंडे हैं इस मीटिंग में वो डिस्कस किए जाने जो मोहर लग सकती है, चाहे उसमें इंडस्ट्री पॉलिसी की बात हो, चाहे ईवी पॉलिसी की बात हो, या चुलकाना धाम की बात हो। तो ये तमाम जो डिसीज़न हैं वो इस मीटिंग में लिए जाने हैं जिन पर मोहर लग सकती है। 26 के करीब एजेंडे हैं जो इस मीटिंग में फाइनल होने हैं, और कब तक मीटिंग चलेगी उसके बाद कोई भी इस मीटिंग को जो है कि मीटिंग में क्या हुआ उसको बताएगा। लेकिन जिस तरह के जो हालात की बात कर रहे हैं कि चाहे ईवी पॉलिसी को लेकर हो, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर हो, चाहे तमाम जो बातें हो, चाहे खिलौना उद्योग विभाग, तमाम ये जो 26 के करीब एजेंडे इस मीटिंग में आए हैं उन पर इस कैबिनेट में मोहर लगेगी। और कुछ देर बाद जब कैबिनेट ख़त्म होगी तो पता चलेगा कि क्या क्या एग्जैक्ट जो डिस्कशन हुआ और किस किस इन चीज़ों पर मोहर लगी है। जी उमेश, एक और जानकारी जो सामने आई थी कि आज इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन पॉलिसी जो आएगी उसमें 0 रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। तो अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी सामने आया है, अपडेट आया है इसको लेकर, या क्या फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो लेंगे उनको मिल सकता है? जी देखिए, जो भी डिसीजन होगा वो कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफिंग में किया जाता है। आपको पता है कि ये जो एजेंडे जो हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे इसमें आईटी से रिलेटेड हो या ईवी का एजेंडा हो, ईवी की रजिस्ट्रेशन देखिए पहले बढ़ावा जरूर हर सरकार दे रही है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि डीजल पेट्रोल बचाया जाए, तो ईवी में कई राज्यों के सीएम जो हैं, चाहे वो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हो या हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, इन्होंने भी अपने काफिले जो हैं काफ़ी छोटे किए, और तमाम जो राज्यों के सीएम बीजेपी शासित सरकार हैं वहाँ पर काफिले छोटे किए जाने लगे। और ईवी को लेकर देखिए पहले से भी सरकार की जो पॉलिसी है वो है, इसके अलावा और ज़्यादा क्या इस पर किया जा सकता है, ये तमाम जरूर है चर्चा का। जैसे क्योंकि कैबिनेट खत्म होगी तो वो ब्रीफिंग में पता चलेगा कि क्या ईवी को लेकर एग्जैक्ट सरकार ने किया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो जो भी फैसले रहेंगे जल्द ही जब बैठक खत्म होगी उसके बाद ब्रीफिंग की जाएगी और पता चलेगा कि आज किन फैसलों पर इस बैठक में मुहर लगती है। तो वहीं हरियाणा से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला। 17 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें एडीजीपी, आईजी और डीआईजी लेवल के अधिकारी भी शामिल हैं। इनके तबादले किए गए हैं। गुरुग्राम के कमिश्नर विकास अरोड़ा का तबादला किया गया है और अब गुरुग्राम के नए कमिश्नर सिबास कविराज होंगे। और लगातार इस तरह के जो निर्णय हैं वो देखने को मिल रहे हैं, लगातार तबादले हो रहे हैं, ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इससे पहले भी जो है इस तरह का फैसला हमने देखा है, फेरबदल देखने को मिला है। अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, और इसी तरह का ये फैसला एक बार फिर से देखने को मिला है। और अब जो है गुरुग्राम के नए कमिश्नर सिबास कविराज होंगे। तबादले हुए हैं, बड़े अधिकारियों के लेवल पर हुए हैं, एडीजीपी, आईजी, डीआईजी लेवल के अधिकारियों के तबादले हैं। और इससे पहले भी तबादलों की ट्रांसफर की खबरें सामने आती रही हैं। दरअसल खास तौर पर जब आईडीएफसी बैंक घोटाला हुआ था, सामने आया था, इसके बाद से ये दौर शुरू हुआ और लगातार एक के बाद एक जो है ट्रांसफर ऑर्डर सामने आते रहे। और ट्रांसफर के दौरान कभी 33 आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, उससे पहले भी 17 आईपीएस, आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए थे। और अब एक बार फिर 17 आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। गुरुग्राम के कमिश्नर विकास अरोड़ा का तबादला इसमें सामने आया है और नए कमिश्नर अब वहां पर सिबास कविराज देखने को मिलेंगे। और अब जिक्र करेंगे हिमाचल का। हिमाचल निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने बाजी मारी है और 47 नगर निकायों के नतीजों में बीजेपी का जलवा देखने को मिला। 21 नगर निकायों में बीजेपी को जीत मिली, 19 नगर निकायों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। डिप्टी सीएम के गृह क्षेत्र में बीजेपी को जीत मिली है। ऊना के हरोली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, वहां की जो नगर पंचायत है ठालीवाल में भाजपा ने जीत दर्ज की है। ठालीवाल में 5 भाजपा समर्थित और 2 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विजेता रहे। सिरमौर जिले की नाहन नगर परिषद में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई, तो वहीं 13 वार्डों में 7 वार्ड भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। जिला शिमला की बात करें तो नगर परिषद ठियोग में 3 भाजपा
और 3 ही कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी विजेता रहे। एक निर्दलीय की जीत हुई है। जिला शिमला के रामपुर में भी मुकाबला बराबरी का देखने को मिला। 4 कांग्रेस और 4 भाजपा और एक निर्दलीय ने बाजी मारी है। नगर पंचायत कोटखाई में भाजपा समर्थित विजेता 5 और कांग्रेस समर्थित विजेता 2 प्रत्याशी रहे। जिला मंडी की नेरचौक नगर परिषद में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है। यहाँ 7 कांग्रेस, 1 भाजपा और 1 निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। अगर कांगड़ा जिला की बात करें तो नगर परिषद ज्वालामुखी में कुल 9 वार्ड में से कांग्रेस ने 7 में जीत हासिल की है। भाजपा को केवल 2 में ही संतुष्टि करनी पड़ी है, 2 में ही उनकी जीत हासिल हो पाई है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो भाजपा का दबदबा देखने को मिला। निकाय चुनाव में बीजेपी यहां पर आगे रही। हालांकि कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में, लेकिन बीजेपी जो है अपने आप के लिए मैदान तैयार करती नजर आ रही है। निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन नेता इससे काफी उत्साहित हैं। शिमला में जहां बीजेपी की ओर से विजय उत्सव का आयोजन किया गया, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। मैं सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और जो प्रत्याशी जीतने से रह गए हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये चुनाव भाईचारे का चुनाव था, लोकल चुनाव था और स्थानीय मुद्दों पे चुनाव था। मेरा तो सबसे यही आह्वान रहेगा कि आने वाले 5 वर्ष नगर परिषद क्षेत्र में जो है विकास के कार्य जो है गति से चले। भारतीय जनता पार्टी समर्थित 7 उम्मीदवारों की विजय ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है, जिसने 3.5 साल में हिमाचल के जनमानस का जीना दूभर कर दिया है। तो शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रणबीर, जिस तरह से शिमला में मुकाबला देखने को मिला निकाय चुनावों के बीच, वो काफी दिलचस्प रहा और जो नतीजे आए हैं वो उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। कई जगह पर बराबरी की टक्कर दिखी कांग्रेस और बीजेपी में, तो लगता है संपर्क टूट गया। एक बार फिर से कोशिश करेंगे रणबीर के साथ जुड़ने की। लेकिन शिमला के नतीजों को अगर हम देखें तो काफी दिलचस्प ये मुकाबले रहे। कई जगह पर जबरदस्त टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिली। बराबर समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वहीं एक जगह पर जो है 5 विजेता रहे भाजपा के प्रत्याशी थे। नगर पंचायत कोटखाई है, वहां पर 5 बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं, उन्हें जीत हासिल हुई और कांग्रेस यहां पर भाजपा से पिछड़ती नजर आई। 2 प्रत्याशियों के साथ ही कांग्रेस को यहां पर संतुष्टि करनी पड़ी। लेकिन जिस तरह से मुकाबला देखने को मिला, दोनों ही पार्टियों में ने खूब दम लगाया था। एक बार फिर से रणबीर का रुख करेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हैं शिमला से। रणबीर, काफी दिलचस्प ये मुकाबला रहा है शिमला में और बराबरी की टक्कर देखने को मिली है, किस तरह से देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए पहले तो ये बता दें जो ये नगर निकायों के चुनाव है, खासकर नगर परिषद और नगर पंचायत, ये जो है पार्टी सिंबल पर नहीं होते, लेकिन फिर भी जो प्रत्याशी उतरते हैं उन्हें जो राजनीतिक दल हैं वो अपना समर्थन देते हैं। और अभी तक तो यही है कि आप ये कह सकते हैं कि 19-21 आप ये कह सकते हैं कि अभी तक के जो आंकड़े आए हैं 21 नगर निकायों में भाजपा ने जीत दर्ज की है और 19 में कांग्रेस। तो जो 7 जो नगर निकाय हैं वहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो बहुमत में जीत कर आए हैं। इसको लेकर जो है दावे अलग अलग हैं दोनों दलों के, लेकिन जश्न जो है यहाँ पर शुरू होगा थोड़ी देर में। भाजपा की तरफ से बताया गया था कि 11:30 बजे जश्न मनाया जाएगा और ऐतिहासिक जीत भाजपा इसे कह रही है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह भी है कि 3.5 साल का जो समय है, एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रही थी कांग्रेस सरकार के खिलाफ। इस वक्त हमारे पास जो भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक हैं करण नंदा, वो हमारे साथ हैं। नंदा जी, किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को, इनके परिणामों को? हालांकि पार्टी सिंबल पर तो ये हुए नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आप 21 साबित हुए, कांग्रेस 19 साबित ऐसे हुए क्योंकि हमने एक
नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो, उनकी एक ऑफिशियल घोषणा की थी और उसमें हमने जो है बाकायदा लेटर पैड के ऊपर हमारे जो वहाँ के विधायक या चुनाव लड़े प्रत्याशी है उनके माध्यम से एक लिस्ट जारी की थी और उसके हिसाब से जो है वो परिणाम निकल के आया है। और अगर आप देखेंगे कि 25 में से 18 सीटें हमारे कब्जे में हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है कि परिषद में जो है 18 सीटें जो है वो हमारे कब्जे में आती दिखाई दी है। साथ में जो हमारी 22 नगर पंचायतें हैं उसमें से एक में शायद बहिष्कार हुआ है, उसमें भी 12 सीटें हमारी हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। सेमीफाइनल्स में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और फाइनल्स में जो है कांग्रेस जाती दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही थी कि जिस एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रही थी वो उतना ज़्यादा दिखा नहीं, और उसमें ये जो है व्यक्तिगत जो है चुनाव ये ज़्यादा रहता है बनस्पत की पार्टीबाजी के नज़रिए से हम देखें तो। मैं भी कांग्रेस के साथ सहमत हूँ। ठीक है जी, ये चुनाव ऐसे ही चलता है। अगर इस चुनाव में इतना बड़ा झटका लगा है तो बड़े चुनाव में तो सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि आप देखेंगे कि पंचायत चुनाव और प्रधान का चुनाव, बीडीसी का चुनाव और ये चुनाव जो है छोटे होते हैं, उसके बाद विधानसभा बड़ा होता है और लोकसभा बड़ा होता है। लोकसभा में तो कांग्रेस मिलती नहीं है, तो यहाँ थोड़ी बहुत है, आते आते ऊपर तक क्लियर हो जाएगी। जीरो। करण जी, फिर जश्न में देरी क्यों है? पहले आपने 11:30 बोला, अब आप 12 बजे कह रहे हैं। 11:30 ऐसा है कि समय होता है जोश बढ़ाने का। अभी चाय पानी और मीठा चल रहा है, जैसे ही एड्रेनल रश ऊपर और एड्रेनल रश के बाद सीधा जो है हमारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का स्वागत एवं अभिनंदन। तो आप ये दावा कर रहे हैं कि ये सेमीफाइनल आप जीत रहे हैं? बिल्कुल, हमने दावा नहीं किया है, आंकड़े खुद बोलते हैं। दावा तो हम कर नहीं सकते, पर आंकड़े खुद बोल रहे हैं कि आंकड़े भाजपा के पक्ष में है। बहुत शुक्रिया। तो करण नंदा हमारे साथ थे। आपको बता दें, यहाँ बिल्कुल पर जो जश्न है वो 12 बजे शुरू होगा। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पहले 11:30 बजे का समय था, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन अब उनके स्थान पर जो संगठन महासचिव है विनोद जिंटा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन्हीं चुनावों को लेकर यहाँ पर जश्न भाजपा बनाएगी। और उसके बाद 2:30 बजे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजीव बिंदल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी रणवीर, क्योंकि उत्साह देखने को तो मिलता है। बीजेपी जिस तरह से जीत हासिल की है, उत्साह उनमें जरूर देखने को मिल रहा है और यही माना जा रहा है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए बिसात बिछती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निकाय चुनाव के नतीजों में जीत और जश्न की बात के साथ साथ कुल्लू नगर परिषद की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि यहां वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस प्रत्याशी कुब्जा ठाकुर महज 1 वोट से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कुब्जा ठाकुर को 356 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी पुष्पांजलि सूद को 355 वोट मिले, जो काफी रोमांचक और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। और इस तरह से पता चलता है कि लोकतंत्र में एक एक वोट की कितनी कीमत होती है। देखिए, आज हमारा काउंटिंग का डे था और जो नगर निकाय कुल्लू है उसके 11 वार्ड्स की काउंटिंग आज हुई थी और सुबह पोलिंग हुई थी और शाम को काउंटिंग हुई है। और उसमें जो काउंटिंग के हमारे पास परसेंटेज है, जो पोलिंग की परसेंटेज है वो हमारी 66.44% रही है कुल्लू के लिए, और भुंतर के लिए वैसे 70% हमारी रही है पोलिंग के लिए। तो उसमें हमारे टोटल हमारे पास 34 कैंडिडेट्स थे एमसी में। उसमें से जो हमारे पास में विनिंग कैंडिडेट 11 वार्ड्स के, वो शाम को हमने अनाउंस कर दिए थे और वार्ड वाइज हमने अनाउंस कर दिया और इलेक्शन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो गया। नमस्कार, मेरे पास शब्द नहीं है कि अपने वार्ड के लोगों का किस तरह से धन्यवाद कर सकूं। मैं आजीवन उनका ऋणी रहूंगी और मैं कभी उनका एहसान नहीं चुका पाऊंगी। मैं अपनी वार्ड की जनता से यही मतलब विश्वास दिलवाती हूं अपने वार्ड की जनता को कि आने वाले समय में मैं अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड नंबर 2 बनाऊंगी और इसे विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगी। और जो मेरे से हो सकेगा, जो मैंने वादे अपने वार्ड के लोगों से किए हैं, वो मैं सारे वादे पूरे करूंगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अपने वार्ड के लोगों से करना चाहूँगी। और अपने मेरे पति स्वर्गीय श्री अमृत ठाकुर की भी मेरी ब्लेसिंग मेरे साथ रही, जिनकी वजह से आज मुझे ये दिन देखने को मिला। धन्यवाद। खबरों में अब बात करते हैं करनाल में हुए महिला क्लर्क हत्याकांड की। कुछ दिन पहले ही महिला क्लर्क के घर के सामने, घर के बाहर ही जब वो अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी, उसी वक्त एक शख्स